हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे और आप हमसे जुड़ के पढ़ रहे होंगे। तो आप काफी बेहतरीन ढंग से पढ़ रहे होंगे। और अगर आप पहली बार आए हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो फ्रेंड, है। उम्मीद करते हैं कि अगर आप पहली बार आए हो तो इस लेक्चर को तो आप देखेंगे ही देखेंगे और इससे पहले वाले लेक्चर को भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि आपको फ्रेंड काफी बेनिफिट होने वाला है। आप एक बार देखेंगे तो यहाँ पे मैं सारे उस कंटेंट को धीरे धीरे अपलोड, क्योंकि ये नया चैनल है फ्रेंड, तो एक ही बार सारा चीज तो नहीं पॉसिबल है। लेकिन मैं धीरे धीरे सारे कंटेंट को मैं इस पर अवेलेबल कराने वाला हूँ। आपको कहीं भी किसी तरह का पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहे, हमसे पढ़ते रहे और अपने स्टडी को कंटिन्यू जो है एक लेवल पे लेते जाए। और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सीटेट जो है वह क्वालिफाई ही नहीं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का ये सीटेट का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ एक चीज मैं आपको बताते चलूं कि जैसा कि आप हमारे चैनल को देख पा रहे होंगे एस फोर स्टडी सेंटर, और ये नीचे में आपको दिखाई दे रहा होगा यूट्यूब सब्सक्राइब। तो साथ ही साथ आप यूट्यूब सब्सक्राइब करते चले, है ना। इससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, हमारे बच्चे को काफी बेनिफिट हो रहा है और हमारे बच्चे को समझ में आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड, अगर किसी भी चीज में अगर आपको डाउट आता है तो आप हमें डायरेक्ट पूछिए, हम आपको कमेंट सेक्शन में जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्लास जो है सीडीपी, दैट मीन्स बाल विकास, है ना, क्लास 6 होने वाला है। और हमारा ये चैनल एस फोर स्टडी लर्न एंड ग्रो पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज 21 नंबर क्वेश्चन की बारी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि अ टीचर शुड मोटिवेट ए स्टूडेंट टू फ्रॉम अ कंस्ट्रक्ट व्यू ऑफ एबिलिटी एंड शुड कंसिडर लर्निंग एज अ प्रोसेस। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को योग्यता के डैश डैश परिक्षेप और अधिगम को डैश डैश प्रक्रिया मानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए फ्रेंड। तो पहला कहता है वृत्त बोधक और एक सक्रिय, अस्तित्व बोधक एक निष्क्रिय, वृत्त बोधक एक निष्क्रिय, अस्तित्व बोधक एक सक्रिय। तो फ्रेंड, मैं आपको बताते चलूं कि इसका करेक्ट आंसर जो है वह ए होगा। चलिए, अगर इसमें से एक चीज आप लोग साथ साथ करेंगे हमारे, अगर आपको ऑप्शन पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर हम जो है वह ये 10 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन जो है वह, इतने क्वेश्चन का आंसर जो था आपको पता था। ईमानदारी पूर्वक बताते जाएंगे, है ना। जरूर बताएंगे आप। उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग देखेंगे तो उसके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर हमने 10 क्वेश्चन आपने जो दिया इसमें से 10 पता था, 9 पता था, जितना पता था जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। जितने भी कमजोर विद्यार्थी हमें दिखाई देंगे मैं उनको अलग से बाय कॉलिंग, मतलब अलग से उनको मैं हेल्प करने वाला हूँ, है ना। मैं उनको अलग से सीटेट पास कराने वाला हूँ। बस आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है ना। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन है कि यदि गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा है तो विद्यार्थियों द्वारा किसका अनुभव करने की संभावना है। पहला जो है फ्रेंड वह है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा करने की संभावना। दूसरा है फ्रेंड उत्साह। तीसरा है बोरियत। और चौथा है फ्रेंड आनंद। एक गतिविधि को महत्व नहीं दिया जा रहा तो इसका मतलब ये है कि क्लास में बोरियत फीलिंग आ रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, रिचा आ स्कूल टीचर वांटेड टू प्रमोट conceptual understanding among her student to do to do so she should। स्कूल अध्यापिका रिचा अपने विद्यार्थियों में समुन्नत समझ को समुन्नत करना चाहती है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए। विद्यार्थी को प्रश्नों का समाधान निर्धारित रूप से करने के लिए खाना चाहिए। दूसरा, परिक्रियात्मक ज्ञान और अधिसंज्ञानात्मक कौशलों पर ध्यान देना चाहिए। और फ्रेंड तीसरा है तटस्थ स्मरण पर बल देना चाहिए। और चौथा फ्रेंड क्वेश्चन है
वह विद्यार्थियों को उप अवधारणाओं में संबद्धता स्थापित करने के लिए। तो फ्रेंड क्वेश्चन देख के आपको पता चल रहा होगा कि स्कूल अध्यापिका ऋचा अपने विद्यार्थियों में जो समानता संबंध है उसके लिए करेक्ट ऑप्शन जो है आपका बी हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रचनावादी कक्षा की विशेषता है। पहला क्वेश्चन का जो ऑप्शन है फ्रेंड वह है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण का विकास, अन्वेषण संबंधी अधिगम के लिए अनुकूल परिवेश, और तीसरा जो है कंठस्थीकरण पर केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रतिवेदिता, और चौथा मानवकृत पाठ्य चर्चा जो संस्कृत विभिन्नताओं को ध्यान न रखती हो। तो फ्रेंड निम्नलिखित में कौन समाजवादी रचनात्मक है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों में प्रतियोगिता उन्मुखी दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 25 की ओर अगर हम पढ़ते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट फील मोर इन्वॉल्व एंड एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इफ क्लासरूम एनवायरनमेंट प्रमोटेड। फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वरी अबाउट द concept, second question reflection on their thought, third option is passive imitation of the teacher, and fourth मोर होना चाहिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो थोड़ा सा इसको मैं सुधार देता हूँ। मोर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, हिंदी में देख लेते हैं फ्रेंड क्योंकि हिंदी वाले क्लास देखने इस पे ज्यादा विद्यार्थी आएंगे तो हिंदी में देख लेते हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी मैं यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया हूँ ताकि उसको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो विद्यार्थी जो है कक्षा में अधिगम की प्रक्रिया में अधिक सक्रियता और सहभागी बनना महसूस करते हैं यदि कक्षा में परिवेश जो है वह समुन्नत करता है। पहला अवधारणाओं के बारे में, दूसरा अपने विचारों पर विमर्श, तीसरा अध्यापक का अनुकरण, चौथा ज्ञान का मात्र पुनर्उत्पादन। तो फ्रेंड यहाँ पे एक से ज्यादा ऑप्शन सही है और वह एक और दो अवधारणाओं के बारे में जिज्ञासा और विमर्श चिंतन के बारे में। तो फ्रेंड 25 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा फ्रेंड, 25 का आंसर ए हो जाएगा। फिर से मैं ये बात बता रहा हूँ कि अगर आपको पता हो इन सबों का आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि सर यहाँ पे जो है हमने आउट ऑफ 10 में 10 क्वेश्चन बना लिया या आउट ऑफ 9 में 9 क्वेश्चन बना लिया। चलिए अगले क्वेश्चन 26 की ओर। विद्यार्थियों के अधिगम को सहज सुगम बनाने के लिए अध्यापक को किस प्रकार की गतिविधियों का संचालन करना चाहिए। पहला जो उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, जो यांत्रिक हो और जिसे निष्क्रिय श्रवण शामिल हो, जो संदर्भ से हटकर हो, जो जटिल से सरल की ओर आगे बढ़ते हुए क्रम में हो। तो फ्रेंड किस प्रकार की सहज सुगम बनाने के लिए जो है उनके प्रतिदिन के जीवन के लिए प्रासंगिक हो, एवरीडे लाइफ है ना, रिलेवेंट टू देयर एवरीडे लाइफ। तो 26 का आंसर मिल गया हमें। 27 देखो क्वेश्चन जो है ना इसमें थोड़ा बड़ा होता है बट घबराने का नहीं। अगर आप जो है पेडागोजी सीडीपी अगर कर लेते हैं फ्रेंड अच्छे से तो आप जो है 90 मार्क्स तो ऐसे ही गेन कर लेते हैं क्योंकि सीडीपी का रोल काफी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट में एक तो 30 सीडीपी का हो गया, बाकी 120 बचे तो 120 मार्क्स में 60 मार्क्स जो है 15-15 सब सब्जेक्ट में वो सीडीपी का, यानी सिर्फ सीडीपी से आप 90 मार्क्स ला सकते हैं और 90 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे और आप क्वालिफाई हो जाएंगे टीचर बन सकते हैं फ्यूचर में आप। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि अगर आप 90 क्वेश्चन अगर से अगर 80 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो और बाकी का उधर से 60 क्वेश्चन जो बचा 60 में से 10-15 जितना कर लो तुम वो तुम्हारे लिए बेनिफिट होने वाला है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार सहज सुगम किया जाता है। विविध संदर्भों में अधिगम के अनुप्रयोग द्वारा, दूसरा फ्रेंड समक्ष के स्थान पर कार्यों को शीघ्र अति शीघ्र पूरा करने के लिए, तीसरा अध्यापक द्वारा किए गए व्याख्या का केवल सारांशीकरण करके, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण अध्यापक का निष्क्रिय अनुसरण करके। तो फ्रेंड संदर्भों में एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरियस कंटेंट, एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन वेरियस कंटेंट ये आंसर हो जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पेस ऑफ लर्निंग क्या भाई, अधिगम की गति क्या, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। अधिगम की लर्निंग क्या है फ्रेंड, तो पूरी तरह जो है वह व्यक्तित्व कारकों पर निर्भर
पूरी तरह वातावरणीय कारकों पर निर्भर, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र, व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की प्रासंगिक। तो फ्रेंड इसका ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों की वैकल्पिक जो अवधारणा है, वैकल्पिक कंसेप्शन ऑफ सॉरी अल्टरनेटिव कंसेप्शन क्या है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि अनदेखी करके निरुत्साहित की जानी चाहिए, दूसरा उनके अनुभवों से संबंधित नहीं है, तीसरा हमेशा अत्यंत गलत होती है और तरकीब चिंतन प्रक्रिया को दर्शाती है, और चौथा अर्थ निर्माण की प्रक्रियाओं में गढ़ी गई सहज संरचना को दर्शाता है। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वो डी हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि विल टीचिंग अ कंसेप्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड, किसी भी अवधारणा का शिक्षण करते समय किस बातों से बचना चाहिए फ्रेंड। पहला, अवधारणाओं के विभिन्न पहलुओं के मध्य संबद्धता स्थापित करना, कारक प्रभाव संबंधों को रेखांकित करना, तीसरा अवधारणाओं को गैर उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना, और लास्ट क्वेश्चन है संप्रत्ययों के विषय वस्तु को जानकारियों को असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत करना। तो फ्रेंड इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से हमने आज भी 10 क्वेश्चन आपके सामने लाया, और ये 10 क्वेश्चन जो था सीडीपी का था, और ये पीवाईक्यू में कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे सीखे होंगे, और आपको पहले से पता होगा आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर आपको पता हो कि ये किस ईयर का था आप इसको भी जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना है एनफ, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, इससे आगे और क्वेश्चन को लाऊंगा, है ना।